आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमका और एचएएल की। एमका यानी इंडिया का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा भारत का, और सबसे बड़ी बात, इसे भारत में ही बनाया जाएगा। और यहां पर बड़ी खबर यह है कि इसे बनाने में एचएएल का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इस रेस से एचएएल बाहर हो गया है। और अब एचएएल की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एचएएल का पहला बड़ा बयान एमका को लेकर आ गया है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे एमका को बनाने की रेस से एचएएल क्यों बाहर हुआ, एचएएल ने क्या कुछ कहा और अब आगे किन कंपनियों को मौका मिल सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, कल के एपिसोड में हमने बात की थी एमका की, जहां हमने बताया था कि इसके प्रोटोटाइप बनाने की रेस से एचएएल को बाहर कर दिया गया। तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई, बहुत तरह की खबरें चली और अब एचएएल का भी एक बयान सामने आया है। एचएएल ने साफ तौर पर यह बात कही है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में खबरें आई हैं। एचएएल को इस विषय में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसलिए इस समय एचएएल इन रिपोर्ट्स पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। एचएएल सभी संभावित लोगों को सभी विकासों की जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। एचएएल का मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे उसकी आमदनी बनी रहेगी और प्रोडक्शन प्लान 2032 तक फैला हुआ है। एचएएल कई प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है, जैसे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, LCA-MK2 कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये प्रोग्राम 2032 के बाद प्रोडक्शन में आएंगे और एचएएल की तकनीकी क्षमता और लंबी अवधि की विकास संभावनाओं को और मजबूत करेंगी। एचएएल ने आगे कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी वो कदम बढ़ा रहा है, जैसे ध्रुव NG, हिंदुस्तान 228, SJ-100। इससे एचएएल की कमाई बढ़ेगी और भविष्य में ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। तो यहाँ पर एचएएल ने एमका को लेकर अपनी बात रखी और एचएएल भविष्य में 2032 तक क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में जानकारी दी। अब हुआ क्या है ये जान लेते हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने एमका के प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल्स को बनाने के लिए 7 भारतीय कंपनियों की तकनीकी बोलियों की जांच की। इस जांच के बाद 3 प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ये 3 नाम आप देख सकते हैं, इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T और भारत फोर्ज हैं। मतलब कि 7 कंपनियों ने जो आवेदन किया था उसमें से 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई। एचएएल इन्हीं 7 कंपनियों में था और फिलहाल वो रेस से बाहर हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि ये जो 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं, इनमें से आगे चलकर किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो एडीए के साथ मिलकर एमका के प्रोटोटाइप पर काम करेगी। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि एमका को लेकर जब ये खबर आई कि एचएएल इस रेस से बाहर हो गया, तो एचएएल ने बाकायदा इस पर सफाई भी दी और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी दी। अब सवाल यहां खड़ा ये होता है कि एचएएल बाहर क्यों हुआ। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत गलत है। एचएएल के पास दशकों का अनुभव है, उसने तेजस जैसे विमान बनाए हैं, सुखोई पर काम किया है और तमाम हथियारों का जो एक एक्सपीरियंस है वो एचएएल के पास मौजूद है। तो यहां पर एक बड़ी बात हमें ये समझनी होगी कि सरकार यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्लॉज लेकर आई है। इंटरेस्टिंग क्लॉज क्या है? यहां पर हुआ ये कि सरकार ने एक शर्त रखी थी, ऑर्डर बुक वर्सेस टर्नओवर रेशियो। इसे आसान भाषा में समझते हैं, कल के एपिसोड में भी हमने समझाया था, आज फिर से समझा देते हैं। एचएएल कोई छोटी कंपनी नहीं है। एचएएल के पास पहले से बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो मान लीजिए कोई एक बिजनेस कंपनी है और उसकी एक साल में 100 प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है और उसे 1000 प्रोडक्ट दे दिया जाए तो क्या होगा? बाकी जो 900 प्रोडक्ट होंगे वो पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की क्षमता सिर्फ 100 प्रोडक्ट बनाने की है। एचएएल के साथ भी यही हुआ। एचएएल की जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा उसके पास पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इस पर थोड़ा नजर डालें तो एचएएल का साल 2025 का टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ है, लेकिन उनके पास जो ऑर्डर पेंडिंग है यानी कि ऑर्डर बुक, उनकी वैल्यू लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। यानी उनका काम उनकी क्षमता से 8 गुना ज्यादा है और यहां पर
ये एक बड़ी वजह बन सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है और इसी बात का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि एचएएल ने साफ कर दिया है कि उसके पास अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ये सारी बातें हवा हवाई हैं एचएएल के मुताबिक, क्योंकि एचएएल ने अभी तक ये बात नहीं मानी है कि वो इस रेस से बाहर हो चुका है। हमने आपको ये पोस्ट दिखाया था जहां पर उसने ये सारी जानकारी दी। हालांकि एमका की बात करें तो सरकार ने ये नियम बनाया था कि अगर ऑर्डर बुक आपके टर्नओवर से 3 गुना से ज़्यादा है तो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए 0 नंबर मिलेंगे। सरकार का लॉजिक सीधा है, हमें एमका टाइम पर चाहिए, तेजस जैसी देरी दोबारा नहीं हो। और पिछले साल का एक बयान है वायुसेना प्रमुख का, जहां पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनका ये मानना था कि अगर प्राइवेट कंपनियों को खासा शेयर मिलेगा, अगर उनको भी हथियार बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी तो एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जब एचएएल इस रेस से बाहर है और कुछ 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, देखते हैं उन 3 कंपनियों में कौन होगा, तो यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होगा। भारत में अभी तक सिर्फ एचएएल था जिसने विमान बनाने का काम किया, तेजस एचएएल ने बनाया है। और अगर एमका किसी प्राइवेट कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उससे प्रोटोटाइप बनाने का, तो पहली बार भारत में होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेगी और अपने आप में यह ऐतिहासिक होगा। देखिए, सरकार यहाँ सेकेंड इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है। अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की चीजें चलती हैं। वहां सरकार लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों को बढ़ावा देती आई है। कोई विमान बोइंग बना रहा है, कोई विमान लॉकहीड मार्टिन बना रहा है। इससे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हेल्दी कंपटीशन होता है, पैसे भी यहाँ पर कम खर्च होते हैं, मोनोपोली भी नहीं बनती है और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। और मान लीजिए कि एक कंपनी देरी कर रही है तो उसे इस बात का डर होगा कि अगर उसका काम ऐसे ही चलता रहा तो उससे आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, वो छीनकर दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा। और अब भारत में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एचएएल को ये झटका जरूर लगा है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जहां पर अब प्राइवेट कंपनियां भी खुलकर सामने आएंगी इस भरोसे के साथ कि भले ही कितना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, ये प्रोजेक्ट उनको भी मिल सकता है। एमका की बात कर लेते हैं। देखिए, एमका भारत का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इसकी खूबियों को अगर देखें तो एमका भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री R&D प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, AI इंटीग्रेशन, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और अनमैन सिस्टम के साथ ऑपरेशन करने की क्षमता होगी। मतलब आने वाले 2035 तक ये जेट भारतीय एयरफोर्स का मेन स्टे एयर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2028 या 29 तक होने की उम्मीद है और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो सीरीज प्रोडक्शन 2035 तक शुरू हो सकती है। पहली इंडक्शन में इंडियन एयरफोर्स लगभग 7 स्क्वाड्रंस यानी 126 जेट्स ले सकती है। अब एक और बड़ा पॉइंट, एचएएल के बाहर होने के बाद प्राइवेट सेक्टर को भारत में पहला बड़ा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन सेट करने का मौका मिल रहा है। मतलब अब इंडिया में एचएएल का मोनोपोली खत्म होने वाला है और प्राइवेट कंपनियां भी फाइटर जेट बनाने में हिस्सा लेंगी। एमका प्रोजेक्ट के बजट और स्केल की बात करें तो प्रोटोटाइप स्टेज के लिए अभी 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती स्टेज है। असली ऑर्डर का वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि एक बार ये एयरक्राफ्ट डेवलप और इंडक्शन के लिए तैयार हो गया तो पहले बैच में ही लगभग 120 से ज्यादा विमान तैयार होंगे। अब बड़ी बात यह है कि अगर एमका भारत तैयार करता है तो भारत उस एलिट लिस्ट में तैयार होगा जिसमें सिर्फ चुनिंदा देश हैं, जैसे कि अमेरिका के पास F-22, F-35 है, ये 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। रशिया के पास Su-57 है, ये भी 5वीं पीढ़ी का विमान है। चाइना के पास J-20 है, ये भी 5वीं पीढ़ी का विमान है। और अब भारत एमका की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर सब कुछ समय से हुआ तो भारत भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि किस कंपनी को DRDO की सहयोगी ADA के साथ मिलकर एमका बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिलहाल एचएएल इस रेस से बाहर है। एचएएल ने सफाई जरूर दी है, लेकिन जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, ये बात साफ है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अब एचएएल का कोई रोल नहीं होने वाला है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।